नमस्कार मित्रों। आज हम चर्चा का जो विषय रखे हैं वो जातिवाद को रखे हैं। देखो, भारत में जातिवाद एक गहन विचार का विषय है। जातिवाद से ही भेदभाव उत्पन्न हुआ। भेदभाव से क्या नुकसान और क्या फायदे हैं वो समझ में आ ही रहे हैं हमें। देखो, ये जो जातिवाद का सिस्टम है ये शुरू कहाँ से हुआ? अगर हम इतिहास पर नज़र डालें तो हमें दिखेगा कि जो वैदिक काल का प्रारंभिक समय था, ऋग्वेद जब लिखा जा रहा था, तब वहाँ जो जाति की व्यवस्था उत्पन्न हुई वो कर्म से उत्पन्न हुई। कर्म से कैसे? जैसे मान लो एक पिता की 4 संतान हो, 4 पुत्र हों उसके। पहला वाला शिक्षित हो, पढ़ाई-लिखाई करे और पढ़ लिख करके अध्यापक हो जाए, अध्यापन कराने लगे, लोगों को समझाने लगे, बताने लगे, तो वो ब्राह्मण कहलाया, पंडित बन गया। मान लो दूसरा वाला सेना में चला गया, लोगों की रक्षा करने लगा, शासन पर काम करने लगा। तो जब वो शासन व्यवस्था देखने लगा, लोगों की रक्षा के लिए सेना में गया, तो वह क्षत्रिय हो गया। अगर कोई तीसरा पुत्र रहा, यदि वो मान लो व्यापार में चला गया, तो वो व्यापार करने लगा, तब वो वैश्य हो गया, अब वो वैश्य बन गया। अब मान लो चौथा वाला जो पुत्र था वो किसी की सेवा, किसी की नौकरी में लग गया, उसने नौकरी शुरू कर दी दूसरे की। अब नौकरी में सेवा ही करनी होती है, सर्विस, सेवा। तब वो उधर लग गया तो सेवा करने लगा, तो शूद्र कहलाया। एक ही पिता की 4 संतानें, पहला ब्राह्मण हो गया, दूसरा क्षत्रिय हो गया, तीसरा वैश्य हो गया, चौथा शूद्र हो गया। अब जो ब्राह्मण हुआ उसने शिक्षा पाई थी, जो उसकी संतानें हुई उसने उन्हें शिक्षा दी, उसके बच्चे सब पढ़े लिखे हुए। जो क्षत्रिय था उसकी जो संतानें थी वो अपने पिता के समान रही। क्योंकि ब्राह्मणों ने चाहा कि उसके जो संतानें हों, क्षत्रिय वाले पुत्र के जो सेना में है उसकी जो संतान हो वो भी सेना में ही रहे, ताकि उस ब्राह्मण की रक्षा होती रहे। क्योंकि देखो, ज़्यादा विचारशील कौन होगा? जो ज़्यादा पढ़ाई लिखाई करेगा। पढ़ाई लिखाई किसने की? ब्राह्मण, वो जो बड़े पुत्र ने, जो ब्राह्मण हुआ। अब वो अपनी संतानों को पढ़ा रहा है, लेकिन अब वो चाहता था कि अब जो ये नीचे के तीनों भाई हैं इनकी जो संतानें हों वो इस प्रकार से डेवलप्ड हों, इस प्रकार से विकसित हों कि वो मेरे संतानों के कहने में रहें, मेरे संतानों से नीचे रहें। क्योंकि अपनी संतान को सब ऊपर रखना चाहते हैं। तो वहाँ उसने वही शुरू कर दिया। क्योंकि वो लोग शिक्षित थे और वो जानते थे कि जो पढ़ाई लिखाई करेगा, जो पढ़ लिख जाएगा, वो हमारी तरह हो जाएगा। इसलिए उन्होंने धीरे-धीरे विधान बनाया, नियम बनाया और उस नियम में ये व्यवस्था ही कर दी कि जो क्षत्रिय होगा वो थोड़ा-सा पढ़ेगा, ज़्यादा नहीं पढ़ेगा। जो वैश्य होगा उसे केवल व्यापार सीखने भर के लिए पढ़ना है, व्यापार सीख ले बस, उसे और कुछ नहीं सीखना। जो शूद्र होगा उसे तो सेवा ही करनी है। जब तुम्हें दूसरों की सेवा करनी है तो उसमें पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं, इसलिए उसे पढ़ने नहीं दिया। तो जो सेवा करने वाला था उसकी की भी संतानें पढ़ी लिखी नहीं, वो अनपढ़ रह गई। और चूँकि वो अनपढ़ रह गई तो विचारशील नहीं हुई, विचारशील नहीं हुई तो उनके विचार नहीं आए तो वो नीचे हो गए। अब ऊँच-नीच जो यही शुरू हो गया। कहाँ से? कि जो नीचे था, जो शूद्र रहा, वो नीचे ही रह गया। क्योंकि वो सेवा कर रहा था, वो पढ़ा लिखा नहीं था, अनपढ़ था, विचारशील था, करने वो उसे विचार नहीं आए, समझने की शक्ति नहीं आई, तर्क नहीं कर सकने की शक्ति थी उसमें। वो नीचे रह गया। जो ब्राह्मण था, जो पढ़ा लिखा था, वो बहुत ही तर्कशील हुआ और उसने ऐसे जाल बुना, ऐसी व्यवस्था ही कर दी कि अब वो उच्च हो गया, वो पूजनीय हो गया। और जो नीचे रह गए वो पूज्य, उनको उनके उनका मान कम हो गया, उनका सम्मान भी कम हो गया, उन्हें समाज में स्थान से नीचे कर दिया गया। समाज किसने बनाया? उन ब्राह्मणों ने। किताबें किसने लिखी? उन ब्राह्मणों ने। सब कुछ उन्हीं का था, क्योंकि वही शिक्षित थे। जो व्यक्ति, वो एक ही पिता की संतान, लेकिन जो शूद्र वाला काम, जो जिन्हें शूद्र कहा गया, वो पढ़ लिख नहीं थे, इसलिए वो कुछ कर नहीं सके। समाज में उन्हीं का प्रभाव अधिक होता है जो पढ़े लिखे और शिक्षित होते हैं। और वो ब्राह्मणों के पास था, तो जातियां उत्पन्न हो गई। सबसे ऊपर ब्राह्मण रखा गया, क्षत्रिय रखा गया। ब्राह्मणों ने क्षत्रिय को दूसरे नंबर इसलिए रख लिया क्योंकि वो ब्राह्मण थे, वो पढ़े लिखे थे, शिक्षित थे। लेकिन लड़ते कैसे? अब शिक्षित आदमी जो बुद्धिमान है वो खुद तो मरने जाएगा नहीं। तो उन्होंने क्षत्रियों को रख लिया कि जब कभी आक्रमण होगा, युद्ध होगा, मार-काट होगी, तो इनको लड़ाएँगे और इनसे सब करवा लेंगे, जीतेंगे। लड़ाई झगड़ा ये करेंगे, मरेंगे-कटेंगे ये, जीतने के बाद भोग हम करेंगे। उसके बाद पैसों की ज़रूरत पड़ती। अब वो पढ़ाई-लिखाई करके बुद्धिमान थे, व्यापार करने में मेहनत करनी पड़ती है। अब मेहनत करने के लिए उन्होंने वैश्यों को रख लिया, वो मेहनत करके पैसे कमा के लाते और एक किसी न किसी प्रकार से ब्राह्मण उनके पैसे पे आधे पैसे पे कब्ज़ा कर लेते। तो अब इनके पास पैसा भी हो गया, जो सुरक्षा भी हो गई, सेना भी हो गई,
सब कुछ तो हो गया, बिना मेहनत के केवल शिक्षा के दम पर, बुद्धि के दम पर होता रहा। इसलिए वो चाहते नहीं थे कि और लोग शिक्षित हों, और जो शिक्षित हो जाएगा वो उनके जैसा हो जाएगा। तो उन्होंने शिक्षा सबको दूर कर दिया, नियम ही बना दिया कि केवल ब्राह्मण पढ़ सकता है, जो चाहे वो क्षत्रिय थोड़ा-सा पढ़ सकता है, वैश्य थोड़ा-सा व्यापार भर सीखेगा, और शूद्र को पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि उसे सेवा ही करनी है। ये पूरी जाति व्यवस्था का सिस्टम था। तो इन सब की जड़ में कौन है? शिक्षा है। मेरा इतना कहने का जो तात्पर्य था, इतनी कहानी बताने का तात्पर्य था, वो यह था कि इन सब की जड़ में कौन है? शिक्षा है। और जो जड़ में है, अगर हमें कोई चीज़ जड़ से खत्म करनी है तो जड़ खोदनी होगी। इसलिए जड़ खोदिए, शिक्षा तक जाइए, और जब शिक्षा होगी, सब में समान शिक्षा होगी, सब समान रूप से पढ़ेंगे लिखेंगे, तब जाकर के कहीं जातिवाद खत्म होगा। और केवल पढ़ने भर से नहीं होगा। सरकारी नौकरी के लिए जो पढ़ाई हो रही है अभी वर्तमान समय में भारत में, तो ज़्यादातर पढ़ाई इसलिए की जा रही है कि सरकारी नौकरी मिल सके। अगर जब तक ये सरकारी नौकरी की पढ़ाई होती रहेगी, तब तक ऐसा ये संभव नहीं है कोई बड़ी क्रांति हो जाए। इसलिए जब अब शिक्षा जो दीजिए, जो शिक्षित कीजिए, वो ज्ञान भरिए, समझाइए, उन्हें इतिहास पर चर्चा करने को कहिए, विज्ञान पर चर्चा करिए, और उसके बाद उन्हें सिखाइए कि तर्क कैसे करना है, समझना कैसे है, शिक्षित कैसे होना है। सरकारी नौकरी के लिए शिक्षित नहीं होना। भीमराव अंबेडकर जी ने जो शिक्षा की बात की थी, वो सरकारी नौकरी के लिए ही नहीं की, उन्होंने समझने के लिए, विचार विमर्श के लिए की, कि विचार बढ़े, तर्क शक्ति बढ़े। इसलिए शिक्षा को सही मायनों में कीजिए। आज तो पढ़ने वाले बच्चों में, शिक्षा लेने वालों में बहुत सारे संख्या ऐसी है बच्चों की, जिन्हें यह भी नहीं पता है कि वो पढ़ क्यों रहे हैं, स्कूल क्यों जाते हैं, वो किताबें क्यों देखते हैं, उन किताबों में उन्हें क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना। उन्हें तो बस इसलिए मतलब है कि मुझे इतिहास रटना है, क्योंकि ये एग्जाम में आएगा, जिससे मैं जिसको पास करूंगा उन्हें सरकारी नौकरी मिल जाएगी। और नौकरी मिलने के बाद फिर कभी किताब छूना नहीं है, कभी समझना नहीं है, कभी पढ़ना नहीं है, उसी भेड़ चाल में चलते रहना है। तो वही पढ़े, नौकरी पाई, सेवा करने लगे। तो जो प्रथा पहले से चली आ रही है कि जो व्यक्ति सेवा करेगा वो वही रहेगा, वो सेवा आज भी कर रहे हैं और वही है। उनमें यह परिवर्तन ही नहीं आया कि जाति बदली जाए, व्यवस्था बदली जाए, जातिवाद समाप्त किया जाए। और यह जातियाँ आज भी बराबर, भारत में तो केवल जातियाँ ही जातियाँ देखी जाती हैं, सारे काम जाति देखकर। इसलिए यह समस्या है, इस पर विचार कीजिए, शिक्षा लीजिए, और इसे को प्रयत्न कीजिए कि यह कम हो, समाप्त हो, ये कम से कम भेदभाव तो समाप्ति ही हो जाए। आप सरनेम मत बदल दिए, अपने नाम से सरनेम मत हटाइए, जाति रखिए, लेकिन कम से कम इन जातियों में जो भेदभाव है, वो कम कीजिए, समाप्त कीजिए। सब एक की, जब एक ही धर्म मान्य, एक ही ईश्वर की संतान है, तो एक ही ईश्वर की संतानों में भेदभाव क्यों हो? भेदभाव से दूर होइए, समाप्त कीजिए, और शिक्षा का सही अर्थ निकालिए, उसे केवल सरकारी नौकरी के प्रयोग मत कीजिए। धन्यवाद।